अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी अहम जो है वो बयान दिया है, जिसमें वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे और तनकीद करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब अपने दौर के अंदर जो केसेस थे उन पर पूरी कोशिश करके, पूरा काम करके और मुकदमात के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबरान थे उनके जो मुकदमात थे उनके ऊपर, वो काफ़ी उनके नज़दीक, इमरान खान साहब के नज़दीक मैच्योर थे। लेकिन उसके बावजूद जब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी तो इमरान खान साहब को नैब के अंदर से हमेशा ये खबर आती थी या ये कहा जाता था कि उनको पीछे से इजाज़त नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि पीछे से, यानी कि जनरल बाजवा की जानिब से इजाज़त नहीं आती थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ये फैसला किया करते थे कि नैब किसके ऊपर कब और कितना दबाव डालना है और कब छोड़ना है और कब कैद करना है। उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल बेबस थे, वजीर आजम उस वक्त बेबस बैठा हुआ था। बात करेंगे कि हर रोज इमरान खान साहब एक नए इल्जाम के साथ जो स्क्रीन्स पर आते हैं, इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है? क्या इमरान खान साहब इस वक्त जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो हर रोज एक नई गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं? इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ एक तरफ जहां पर इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया, वहीं पर दूसरी जानिब कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं इमरान खान साहब की। चूंकि इमरान खान साहब अब असेंबली तहलील करने की जो आखिरी शॉट है वो खेलने जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि वो असेंबलियों को जो है वो तहलील कर देंगे और कल जो आने वाला है, यानी कि 17 दिसंबर को इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर उस तारीख का ऐलान करेंगे जिस तारीख को असेंबलियां, पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। और बकौल फवाद चौधरी, ये डेट 20 दिसंबर से पहले की भी हो सकती है। इस पर बात करेंगे कल क्या इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करने की डेट दे सकते हैं। और इसी हवाले से जहां पर असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, वहीं पर कुछ अहम जो मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की मुनीर सिलाही साहब से, ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि काफ लीग ने कुछ शराइत रखी हैं कि इन शराइत के बिना पर, इन मुतालबात के बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर काफ लीग जो है वो असेंबलियां तहलील करेगी। अब वो क्या शराइत हैं वो आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के जो मुतालबात है वो मानने से इनकारी भी है। तो ये असेंबलियां तहलील करने का जो मामला है ये लटक जाएगा या ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी? काफ लीग अपनी शराइत मनवा पाएगी या इमरान खान साहब काफ लीग की दी गई जो शराइत है, जो मुतालबात है उसके ऊपर कन्विंस हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। नाज़रीन, हम जो 16 दिसंबर 2014 को जो वाक़या पेश आया था, जो साहनिया पेश आया था, उस पर भी बात करेंगे कि ये जो वाक़े हैं माजी में, क्या हमने इनसे कुछ सीखा, क्या कुछ तब्दीली की, या आज भी हम वहीं पर खड़े हैं? इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी, कहिएगा एक बार फिर से, पहले तो इमरान खान साहब जब वो हुकूमत में थे उस वक्त, वो जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, आप लोगों को इल्ज़ाम लगाया करते थे कि नैब के अंदर और तमाम जो इदारे हैं उनके अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे हैं, इसलिए जब भी किसी भी केस के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो आगे से ना हो जाती है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आपको साइड पर रखकर, जो हुकूमतें थी उनको साइड पर रखकर, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इन सब के पीछे जनरल बाजवा साहब थे। वो ये डिसाइड करते थे कि किसके ऊपर कब कितना दबाव डालना है और किसको कब कैद करना है और कब कैद से बाहर निकालना है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इमरान खान साहब एक नया इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये सुनवा भी देती हूँ ताकि इमरान खान साहब क्या एग्जैक्टली कह रहे थे वो आप एक दफा सुन भी लीजिए। हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे कि केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे। अली साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जब वो एज ए वजीर आजम इस मुल्क को लीड कर रहे थे तो वो बेबस थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, देखिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आपका क्वेश्चन तो बहुत रेलिवेंट है और इस पर बड़ी तफसील के साथ भी बात की जाती है। देखिए, गुजारिश सुने कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसको सबसे पहली तो बात यह है
कि इमरान खान साहब तस्लीम कर रहे हैं कि उनको एक इमरान प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। अच्छा। और लॉन्च करने वाले बाजवा साहब थे या एस्टेब्लिशमेंट थी, लिहाजा उनको जो है मतलब जो 2013 के बाद धरने शुरू हुए वो भी उसी चीज की कड़ी थी, जो पैनामा के केस शुरू हुए वो भी उसी चीज की कड़ी थी, पैनामा के केस बनाकर अकामा के ऊपर नहल करना वो भी उस चीज की कड़ी थी। और बिलखसूस जो जावेद हाशमी साहब ने बात की थी, जब आपको याद है कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया था और ये कहा था कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मेरी फौज से पक्की बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से, और वो इस तरह करके इन सबको सजाएं हो जाएंगी, ये सब जेलों में बंद हो जाएंगे। और आपको वो भी याद होगा कि जिस वक्त ये भी बयान सामने आए कि इलेक्शन से पहले मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की जमानतें भी नहीं होने देनी। तो ये तो एक बहुत बड़ी एक साजिश, मैं समझता हूँ कि चले हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे जबरदस्ती से इक़्तिदार छीन लिया जाए, चाहे झूठे मुकदमात में सजाएं सुना दी जाए, लेकिन इससे बड़ा इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो सकता था कि एक ऐसे शख्स को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया जो कि उस चीज के अहल नहीं था, जिसने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स कायम कर दिए हैं और उसको कोई इदारा पूछने वाला नहीं था। जाहिर है जब आप किसी को लॉन्च करते हैं, जब आप किसी को सिस्टम के जरिए लेकर आते हैं, तो फिर आप उसका एहतसाब तो नहीं कर सकते। जब आप उसका एहतसाब नहीं कर सकते तो दैट मीन कि आपने उसको एक क्लियर चिट दे दी कि तुमसे जितना हो सकता है वो खा लो। ये बातें करने की हद तक नहीं, हालांकि टॉक शोज में की जाती है, ऐसे पता चलता है जैसे शायद कोई टिपिकल हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी वो चीनी और आटे का स्कैंडल था, वो फलां था। ये स्कैंडल नहीं थे, ये वो पाकिस्तान की हकीकत है जिसके जरिए आज हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई तबाही से दो चार है। तबाही से इसलिए दो चार है कि 2013 से लेकर 2018 जब जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर पहुंच चुका था, जब आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन रेट 4% पर था, जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था, तो मादरत के साथ इस चोर को बिठाकर पाकिस्तान की तबाही कर दी गई, बर्बादी कर दी गई पाकिस्तान की मईशत की। और आज ये कह रहे हैं कि जनाब वो बाजवा साहब वो नैब वाले कहते थे कि पीछे, इसका मतलब है कि जो नैब न्यादी गठजोड़ की बात उस वक्त हम करते थे या हमारी लीडरशिप करती थी या शहबाज शरीफ साहब करते थे, तो वो बात फिर इसने खुद तस्लीम कर ली ना, दुरुस्त है। इसने ये भी तस्लीम कर लिया कि ये खुद भी शाहकार जो है, ये भी बाजवा साहब का ही शाहकार। तो अली साहब ये फरमाइएगा, इतने आपने बड़ी बातें की हैं, अब मुझे ये बताइएगा कि तो फिर अब कौन से अमर माने हैं, आप क्यों नहीं इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते ताकि जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है उसका कुछ ना कुछ तो अजाला हो सके। एक बात, दूसरी बात ये भी फरमाइएगा कि खान साहब ने जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबित का जिक्र किया, वहां पर आप पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब आपको भी NRO 2 देकर गए हैं। देखिए बात ये है कि बाजवा साहब जो आप कह रहे हैं कि NRO 2 देकर गए हैं, वो इसलिए उस बात में सदाकत और हकीकत नहीं है कि वक्त ने साबित किया, तारीख ने साबित किया कि वो मुकदमात तमाम के तमाम झूठे थे, जिनको बनाकर उस वक्त की ऑपोजिशन को जो है वो दीवारों के अंदर चुनवाया गया था। देखिए इस मुल्क के साथ, मादरत के साथ कोई छोटा खिलवाड़ नहीं किया गया था। सबसे बड़ा जुल्म जो जब आप किसी का मैंडेट छीन लेते हैं, जब आप अवाम के वोट को चोरी कर लेते हैं, और वो वोट चोरी की बात अगर हमारे ज़बान से निकले तो उसको ना माने, लेकिन जो डस्का में वोट चोरी का वाकया हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान नियाजी साहब को सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में पकड़ाया था और ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। देखिए इमरान नियाजी जिस बात का भी भाषण देता है खुद उसके बरअक्स है। खुद पाकिस्तान की 72 साल तारीख में आप मुझे अनवर साहब बताएं कि इतने बड़े कर्जे लिए गए, कर्जे तमाम हुकूमतों ने लिए, लेकिन अगर हमने कर्जे लिए तो हमने CPAC का प्रोजेक्ट लेकर आए, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, हमने घर में आज जैसी वो ऑपरेशन किए जिसके बाद पाकिस्तान में और कराची में बिलखसूस रोशनियां बहाल हुई, अमन कायम हुआ। तो आज मतलब है कि इमरान नियाजी साहब ने पाकिस्तान की 70 साल के कर्जे एक तरफ और इनके कर्जे एक तरफ, और मुझे दिखाएं तो सी इस मुल्क में कोई ईंट लगी हो। आज यकीनी तौर पर आप कहेंगे कि जी
वो महंगाई की वजह से हमारी हुकूमत को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन बात यह है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मुल्क को तोड़ फोड़ के हमारे हाथों में पकड़ाया जाता है और जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर तोड़ा जाता है। मकसद ये है कि पाकिस्तान, यकीन करें, मैं कोई सियासी मुखालफत में ये बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान अब किसी इमरान न्याजी प्रोजेक्ट का मुकम्मल नहीं हो सकता। अनवर साहब, अगर हम पाकिस्तान में आइंदा ये खिलवाड़ करेंगे तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। 13 से 18 के, मैंने आपको ये देखे ना, जब भी इनके लोग हमारे साथ टॉक शोज में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि 13 से 18 की बात ना करें। जो इवन तजिया कार काफी जाहिर है, आजकल एक लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है, कोई इस तरफ है, कोई उससे माजरत से मैं क्या आपको नहीं बात कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। तो उस लाइन में जब हमसे भी बात वो करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 13 से 18 की बात। भाई 13 से 18 की आप बात नहीं करेंगे तो आज की बात क्लियर ही नहीं होगी। 13 से 18 की बात करनी पड़ेगी तो पता चलेगा ना कि 13 से 18 में पाकिस्तान ने तरक्की की। 18 से आज 3.25 साल में आपने हंसते बसते पाकिस्तान को सियासी तौर पर भी इंतशार का शिकार कर दिया, मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी का शिकार कर दिया। और आज ये भाई साहब जो है अपने घर में कैमरा लगा के एक भाषण दे देते हैं। मुझे ये बताएं, जितनी शर्म की बात है, मुझे ये बताएं कि वो जो स्कैंडल है फॉरेन फंडिंग का, अकबर एस बाबर साहब का, वो हमने तो नहीं उठाया था। ये तोशा खाना का तो खैर मैं खुद उस केस के अंदर कंप्लेंटेंट ही मैं हूं, तोशा खाना केस के अंदर। तो देखें, अब वो बात लाखों में नहीं अरबों में जा रही है। आज एक पता नहीं ऑडियो आई है, वो आपने भी शायद सुनी है कि नहीं सुनी, मैं अभी गाड़ी में था तो रास्ते में सुन रहा था। वो भी इनकी सर उसके हवाले से बताएं आप, चूंकि आप कह रहे हैं आप कंप्लेन आपने इस केस की हुई है, तो इस हवाले से क्या मजीद कोई इंकशाफात हुए हैं? ये जो नई ऑडियो सामने आई है बुशरा बीबी, देखिए वो तो अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको, ये उस्मान साहब हैं इनके कुछ सेक्रेटरी उधर, वो मतलब मैं भी उनको, इनाम खान है, इनाम खान अली भाई, इनाम खान, जी जी इनाम खान है। और वो उसमें जिक्र कर रहे हैं, बुशरा बीबी कह रही हैं कि आपने वो तस्वीरें क्यों रिलीज की हैं। जी जी, इनको ये चोरी करवा रहे थे, जिनकी अरबों असेसमेंट थी और उनको लाखों में खरीदा, मतलब ज्यादती की। अच्छा, मैं एक और गुजारिश करता हूँ, छोड़ दें इस चीज को भी, तोशा खाना या इन चीजों को भी, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने तोशा खाना, ये देखे ना, ये सबसे छोटा जुर्म होता है कि आप ये चीजें, कोई ठीक है असेसमेंट होती है, ले लेते हैं, वैसे ही सस्ती मिल जाती है, जाहिर है जब उनकी असेसमेंट होती है, लेकिन उन्होंने उनको वैल्यूएटी कम से कम करवाया। मतलब उनकी जो वैल्यू से वो अरबों रुपए की चीजें थी। आज नेट पे जाकर आप सर्च कर लें, देख लें, ये अभी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी चीजें चल रही हैं। तो देखें, ये हो सकता है जदून साहिबा का भी ख्वाब हो गया, ऐसी डायमंड के हार इनको भी मिले, मेरे भी इनका जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। साहब का भी हो सकता है कि वो घड़ी इनको मिल जाए। अली साहब, मेरा भी जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस प्रोफेशन में ठीक हूँ और 24 बरस से ये जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह के हजूर कोशिश करते हैं कि जो हकायक है, सच्चाई है, वो आवाम के सामने रखें। तो मुझे ये बताइएगा, ये अपनी जगह पर दुरुस्त, चोरी के जरिए नहीं, अल्लाह ताला से तो मांगी जा सकती है। जी बेशक बेशक, तो हर किसी के लिए भरे ऐसे ही। लेकिन अली साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सारी इल्जामात, ये बातें, हकीकतें और जो मुल्क को माशी नुकसान पहुंच रहा है, अपनी जगह पर दुरुस्त, आप नहीं समझते अब भी जो सियासी इंतशार है वो माशी बदहाली का बायस बन रहा है? इससे कैसे निकल पाएंगे आप? देखें ना, इमरान खान साहब और उनकी जमात एक इल्ज़ाम लगाती है, आप सारा जमातें जो हैं वो उनका जवाब देने के लिए लग जाते हैं। इसमें सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी, कॉमन मैन। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि आम आदमी की हालत क्या है, उसको ये हुकूमत रिलीफ कब देगी जिसका उन्होंने वादा किया था? देखिए, रिलीफ की तो आपने ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूँ कि इमरान अहमद न्याजी साहब और उनकी टीम जो पिछले 6 महीने से डिफॉल्ट के नारे लगा रहे हैं, जिनकी के खुद वीडियो भी सामने आ गई जब वो फोन कॉल कर रहे थे इनके शौकत तरीन साहब वज़ीर खजाना अपने सूबाई वज़ीर खजाना को कि भाई IMF को खत लिखो कि कर दे ना दे। मतलब इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी की और मिसाल आपके क्या सामने आएगी? तो इनको मुल्क खान साहब तो कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत चलेगी तो चाहे एटम बम में गिरा दो मुल्क का, जो भी हो जाए, कुछ नहीं। गुजारिश ये है, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए, इस किस्म के
जो साजिशी लोगों को इस किस्म के, मैं अब वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, उनके लिए अगर पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ हमने करने हैं तो फिर पाकिस्तान का जो मुख्तर हल्के इनको लेकर आए, ये तजर्बा किया। मुझे ये बताएं, जो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं वो वोटों के जरिए नहीं बने, आजाद लोगों ने वोट दिए थे हमजा शहबाज को, जो आजाद टिकट पर जीत कर आए थे। एक अदालती फैसले, एक मुतनाज़े अदालती फैसले के जरिए परवेज इलाही साहब को मुसल्लत कर दिया गया और उन लोगों को जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए और घरों को चले गए जो आजाद टिकटों के ऊपर जीत कर आए थे। जब पिछले केस में फैसला आया था, हमजा शहबाज साहब की बार और फैसला आया, परवेज इलाही के केस में और फैसला आया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। अच्छा चलिए अली साहब, आपने परवेज इलाही साहब की बात की, ज़ाहिर है आप एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और ये बताइए कि क्या परवेज इलाही असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और जो इमरान खान साहब ने कल असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करना है उसके बाद वो उस पर अमल दरामद करवा पाएंगे? देखिए, ये आपके मीडिया के जरिए पता चलता है कि वो कोई डिमांड वगैरह कर रहे हैं, इनके मजाक चल रहे हैं। इशू ये नहीं है कि परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे। अगर वो तोड़ देंगे तो इलेक्शन प्रोसेस है, हमने तो पहले एक मतलब है एक प्रोसेस है, उसका हमने पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम असम्बलियां तोड़ने वाले निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम मुल्क में सियासी खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इन चीजों के खिलाफ हैं। हम समझते हैं, देखिए आज उस असम्बली में अभी तक हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है कि मुल्क में बिला वजह का इंतजार पैदा किया जाए, बिला वजह की अफरा तफरी पैदा की जाए। अगर इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या कोई प्लान बी है मौजूद? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो आरामदेह और सुकून में पार्टी नजर आ रही है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, बैकलैश तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फेस करना पड़ रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम जब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं और हमारा एक नुक्ता था कि एक ऐसे आदमी को इक़्तिदार से अलग करना जो कि वोट चुरा कर आया हो, पाकिस्तान का मैंडेट छीन कर आया हो और पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर रहा हो और सियासत की भी तबाह कर रहा हो। हम देखें ना, हम तमाम वो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, अपने अपने नजरियात रखते हैं। इवन इलेक्शन में हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। अभी भी पीपल्स पार्टी और दीगर मौलाना साहब की पार्टी, हम तमाम एक दूसरे के मुकाबले में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान की कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर पाकिस्तान के लिए आपको तमाम अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पर आना पड़ता है। तो खान साहब, इसका मतलब है कि अगर खान साहब वाली प्रैक्टिस चले तो फिर तो पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल ही डीरेल हो जाएगी अगर हम उसकी हिमायत कर दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ना इस पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश है, पाकिस्तान के सियासी जो मतलब टीयर है उनको वीक करने का मुतरादिफ है। अली साहब ये समझा जाए कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस जमहूरियत की बका के लिए और इस खिलवाड़ से बचने के लिए परवेज इलाही साहब को कंधा देने के लिए तैयार है? नहीं, अभी तक मेरे नोटिस में तो नहीं है कि परवेज इलाही साहब के साथ कोई हमारे मुज़ाकरात हुए हैं या कोई राब्ते हुए हैं। हाँ, लेकिन सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। परवेज इलाही साहब को तो हम घर में कहकर आए थे कि आपको वज़ारत आला देने के लिए हम तैयार हैं, हमने कहा था, हमने ऑफर की थी। लेकिन ये अपने भाई के साथ किया हुआ, देखे ना, किसी को पॉलिटिकली डॉज करना भी ये भी एक कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। परवेज इलाही साहब स्ट्रेट वे कह देते कि भाई हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। परवेज इलाही साहब ने मिठाइयां भी खा ली, उसके बाद भाग गए, उधर चले गए। तो वो खान साहब के साथ साथ रहकर परवेज इलाही साहब को भी झूठा देने की लगता है आदत पड़ गई है। ठीक है, ये परवेज इलाही साहब के लिए ऑफर अभी भी अलाइव है, राइट? नहीं, ये तो हमारी सीनियर लीडरशिप ही बता सकती है। ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं है कि कोई इस टॉपिक पर हमारी, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि इस बयान के बाद शायद कोई इतने राब्ते नहीं होंगे परवेज इलाही साहब। ठीक है, मेरी अपनी जाती राय। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गुट साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। ये जो मुतालबा है काफ लीग का कि अभी असम्बली तहलील नहीं करनी, अभी वक्त नहीं है असम्बली तहलील करने का, अब इसके पीछे काफ लीग ने क्या मुतालबात रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही साहब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसको जम करने से इनकारी है,
तो कहा यह जा रहा था कि शायद सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये भी एक अलग मामला है। इन तमाम इश्यूज के ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कल 17 दिसंबर है और इमरान खान साहब ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसके अंदर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देनी है अनवर साहब। लेकिन उस तारीख से पहले कुछ मुलाकातें हुई, अहम मुलाकातें हुई हैं लाहौर के अंदर। इमरान खान साहब और मोनिस इलाही साहब की जो अहम मुलाकात हुई है उसमें खबर ऐसी सामने आ रही है कि काफ लीग ने कुछ मुतालबात रखे हैं इमरान खान साहब के सामने और अभी उनको ये कहा गया है कि अभी वक्त नहीं है असम्बली तहलील करने का। क्या समझते हैं आप? एक तो क्या मुतालबात रखे हैं और दूसरा ये कि जो मुतालबात रखे गए हैं क्या इमरान खान साहब उन पे राजी हो जाएंगे और डिले कर देंगे असम्बली तहलील वाले प्रोसेस को? देखिए मारिया, सबसे पहली बात तो यह है कि खान साहब ने कल असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देनी है। उससे पहले ही फवाद चौधरी साहब कह चुके कि 20 तारीख को हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी जो रहनुमा हैं उनके आपस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये भाम पैदा करते हैं जिससे ये शुक व शुबहात जन्म लेते हैं कि खान साहब और पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी वो KPK और पंजाब असम्बली में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब को अब सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा क्योंकि अगर उन्होंने ये आखिरी पत्ता भी अपने हाथ से निकाल दिया, असम्बलियाँ अगर तहलील करने वाली बात की, तो इसकी जो PDM है उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि उन्होंने किस तरह इस असम्बलियों को बचाना है और किस तरह फिर उन्होंने आगे बढ़ना है। खान साहब मैं नहीं समझता कि इस तरह इमेच्योर कोई फैसला करेंगे क्योंकि उसके साथ अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब ने खान साहब को ये बताया है कि अगर हमने असम्बलियाँ तोड़ दी तो हमें सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा। उन्होंने 1 खरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब में वो शुरू कर रखे हैं। उनकी कंप्लीशन के मराहिल में जाना उन्होंने मार्च तक उन्होंने कहा है कि ये काम उससे पहले मुकम्मल नहीं हो सकता और अगर आपने असम्बली तोड़ी तो फिर उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे जो पॉलिटिकल नुकसान है उसको कैसे कम किया जा सकता है उसका अजाला आपने करना है क्योंकि मैं आपकी वजह से अपनी जो सियासी साख है उसको तबाह नहीं कर सकता। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के सियासी जमातों के साथ साथ उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से अच्छे रवाबित रहे हैं, वो उनको भी ख़राब नहीं करना चाहते। देखिए अब उन्होंने खान साहब के सामने ये शराइत रखी हैं कि हमें आप सूबाई असम्बली में 20 और कौमी असम्बली में 10 नशिस्तें दीजिए, सीट एडजस्टमेंट कीजिए और पार्टी आप में जम नहीं हो सकती क्योंकि पार्टी के जो मरकज़ी सदर हैं वो शुजात हुसैन साहब हैं। अच्छा, ये भी बात है। अब ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनता जा रहा है उसमें आप देखें नवाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की जो कुर्बतें हैं मैं समझता हूँ उससे एक नई सियासी जो बसात है वो बिछने जा रही है क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब में इस्तीफ़े देते हैं तो आपको देखिएगा यही वो सिनेरियो आप देखेंगी, वही तारीख खुद को दोहराएगी जो इस्लामाबाद में हुआ था, जो नेशनल असेंबली में हुआ था। आपको लगता है हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो काफ लीग का शायद हिस्सा बन जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखिए कि ये तो अपनी जगह पर मौजूद, वहाँ पर जो आज़ाद अरकान है और जो मुस्लिम लीग नून है, देखिए हम जब भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करते हैं तो ये बात वो वाज़े तौर पर करते हैं कि हमने परवेज़ इलाही साहब को एक ऑफ़र की थी और रात 12 बजे तक मिठाइयाँ भी तकसीम हुई और हमारे CM बनने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक सुबह 9 बजे उन्हें कहीं से कॉल आई और उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया और इसका इजहार भी उन्होंने किया कि इमरान खान साहब ने कहा, मोनिस इलाही साहब ने कहा था कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है। अब भी असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपना प्लान तैयार कर रखा है। वो चाहते हैं कि अब परवेज़ इलाही को वो अपनी बास्केट में ले आएँ क्योंकि जब परवेज़ इलाही उनके पास आ जाएंगे, परवेज़ इलाही का यही टेन्योर होगा, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़ुद को पंजाब में जो उनकी खोई हुई हैसियत है वो बहाल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन से वापस आना है, पंजाब में लैंड करना है। जब वो पंजाब में लैंड करेंगे, परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट होगी और नून लीग अगर उसका साथ देगी तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, तो वो वहाँ पर आकर फौरी तौर पर जो है वहाँ पर वो कैंपेन शुरू कर देंगे, इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। कितना नुकसान हो रहा है काफ लीग का CM रखना? देखिए ये उनका पॉलिटिकल फैसला था, उस वक्त इमरान खान साहब को यही सूट करता था। और अब देखिए हालात बदलते रहते हैं, सियासी हालात उस वक्त क्या सूट कर रहे थे इमरान खान साहब ने उसके मुताबिक फैसला किया। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती जा रही है पंजाब में उसके मुताबिक खान साहब को फैसला करना है। और परवेज़ इलाही साहब उन्हें समझा भी रहे हैं कि अगर हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी, तोड़ दी, ये फैसला आपका, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं उसको फिर आपने कम करना है, उन नुकसानात का अजाला आपने करना है। इसी अजाले की वजह से मैं समझता हूँ उन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल कंडीशन
कंडीशंस हैं वो खान साहब के सामने रखी हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब को परवेज़ इलाही और मोनेस इलाही की जो तजावीज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनमें से भी कोई रिफ्त तो परवेज़ इलाही साहब के साथ मौजूद है उन लोगों की, वो भी नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े और खान साहब जल्द से जल्द असम्बलियों को तहलील कर दें, लेकिन ये खान साहब ने सोचना है और उन्होंने इस पर फैसला करना है। आलिया हमजा साहिबा अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से। मैम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। कहिएगा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस प्लान की तरफ जा रही है? लास्ट टाइम जब हमने आपको शो में लिया था तो आपने कहा था कि 15 से 20 दिसंबर के दौरान असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। अब कल इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की मोनेस इलाही के साथ, अब वो कुछ और ही बयान कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है काफिले की जानिब से कि इंतजार किया जाए, अभी वक्त नहीं है। तो क्या इमरान खान साहब इस बात के ऊपर एग्री हो चुके हैं, नहीं हो, या अभी भी इमरान खान साहब इसी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, कल वो तारीख दे देंगे असेंबली तहलील करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि फैसला इमरान खान ने करना है। राय मशवरे जाहिर है वो काफ लीग हमारी इत्तेहादी है, उन्होंने हमें दिए हैं, लेकिन हतमी फैसला खान साहब का यही है कि असेंबलियां तो दिसंबर में ही डिसॉल्व होंगी और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एज ए स्टेटमैन वो एक ऐसा इंतजार कर रहे थे कि शायद इस हुकूमत के दिमाग में ये बात आ जाए कि 100% मुल्क के अंदर इंतखाबात करा दें ताकि इस अवाम को डबल इलेक्शन का खर्चा ना करना पड़े। लेकिन नजर जो हमें ये आ रहा है बाकी चीजों की तरह ये अवाम के मसाइल, अवाम के पैसे को सिर्फ लूट मार के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ये सीरियस नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला असेंबलियां भी टूटेंगी और फ्रेश इलेक्शन में भी हम जाएं। तो आलिया साहिबा ये बताइए कि अगर परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून ने कंधा दे दिया और आपने रिजाइन कर दिया और आपका वो जो दबाव आप फेडरल गवर्नमेंट पर इंतखाबात के लिए डालना चाहते हैं वो ना बढ़ सका, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस वक्त वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमें उन पे पूरा यकीन है, उनकी राय को अहमियत दी जाती है, उनकी बात सुनी जा रही है और ये कोई इत्तेहाद आज का या कल का तो नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टर्म इत्तेहाद है। पहली तो चीज है कि हमें पूरा ट्रस्ट है कि ऐसी कोई चीज होगी नहीं। दूसरी, इन केस ऐसी कोई चीज होती भी है तो आपको क्या लगता है पीटीआई के लिए इसमें क्या खराबी है? मुझे तो कोई खराबी नहीं लगती है। अच्छा है जो एक्सपोज होता है वो होता जाए, हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। देखें, हमारे साथ अवाम खड़ी है, हम अवाम के सहारे के ऊपर, अल्लाह की जात के बाद अवाम के सहारे के ऊपर पूरी, जिससे कह ले 14 पार्टियां क्या, मीडिया का कुछ सेगमेंट क्या, पूरे ताकतवर हल्के क्या, सबके अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हैं। तो हमें तो इस चीज का डर नहीं है। जो मेरा लीडर एक डायरी लेकर निकला था, आज 22 करोड़ अवाम उसके साथ खड़ी है, अब कोई और उसका साथ दे ना दे। देखें, वो अपनी जमात के बारे में फैसले करने में बिल्कुल खुद मुख्तार है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकली वो आगे अपना फ्यूचर देखते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है कि पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद देरपा भी है और इंशाअल्लाह ताला उसमें दूररस भी साबित होगा। तो बाकी मुझे तो ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती है और दिलों के हाल खुदा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अवामी दबाव के जरिए जमहूरियत में आगे बढ़ा जाता है, लेकिन हमने देखा कि जो इंतखाबात की तारीख लेने में माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह कामयाब नहीं हुई हकीकी आज़ादी मार्च में। और दूसरी बात, आपकी हुकूमत में दौरे इक़्तिदार में जो कुछ होता रहा उसका इल्ज़ाम अब आप जब अपोजिशन में लगा रहे हैं बाजवा साहब पर, और क्या आप नहीं समझती इससे आपके और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे और आपको आम इंतखाबात में भी इसका नुकसान हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कोई इल्जामात नहीं लगा रहे। ये जो बाजवा डॉक्टराइन थी, इसके जो समरात इस मुल्क को नजर आ रहे हैं वो सबके सामने हैं, क्योंकि बाजवा साहब को चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया था कि अगर इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा तो ये मुल्क और अवाम कितना सफर करेंगी। उसके बावजूद जो इस मुल्क के साथ हुआ, जिस तरह से धमकी के ऊपर इस मुल्क का पूरा सिस्टम लपेट दिया गया और जिस तरह से 14 पार्टी इत्तेहाद को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जो सिर्फ अपना NRO 2 लेने आए थे, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी को भी, बल्कि अवाम को बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है इस एक चीज के ऊपर। दूसरा, आपने ये कहा कि जी हम सिर्फ एक इंतखाब की डेट नहीं ले सके, लेकिन बाकी जितना कुछ पीटीआई ने इन 9
महीनों के अंदर या 8 महीने के अंदर गेन किया है। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि एक जमहूरी पार्टी, एक अवामी पार्टी के लिए अवाम का साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे साथ तो अवाम का प्यार मोहब्बत बिल्कुल शामिल है और हमें उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और आप ये देखें कि इलेक्शन से भागा तभी जाता है जब आपकी रूट्स अवाम में ना हो। इलेक्शन से भागा तभी जाता है जब आप अवाम को फेस ना कर सकें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, 27 किलोमीटर की हुकूमत लेकर ये क्या करेंगे आगे? अगर 5 साल के लिए यहाँ पर हमारी हुकूमत पंजाब में और केपीके में आ जाती है तो वफाक में तो इन्हें एमएनए के कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। तो वो वाली कुछ रोजा हुकूमत के लिए ये सिर्फ पाकिस्तान का और अवाम का नुकसान कर रहे हैं। हाथ इनके कुछ भी नहीं आना है। आलिया, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी। ओवरऑल अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड है वो यही है कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और इमरान खान साहब के पास क्या फेस सेविंग के लिए कोई ऑप्शन है या नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब तो अपने सारे ऑप्शंस यूज कर चुके हैं और ये उनका लास्ट ऑप्शन है जिसमें वो असम्बलियाँ तहलील करने के लिए जा रहे हैं, अपना वो मुतालबा अर्ली इंतखाबात का बनवाने के लिए। तो ब्रेक के बाद से बात करेंगे और सानेहा एपीएस के हवाले से बात करेंगे। साथ रहिएगा। अनवर साहब, कहिएगा, इस किस्म का जो वाकया हुआ इसके बाद हमारी तमाम फोर्सेस ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, खासकर इसके बाद जो इमीडिएटली पाक फौज की जानिब से ज़रब-ए-आज़म का जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद काफ़ी स्टेबिलिटी आई। लेकिन इस तरह के वाकयात से आप क्या समझते हैं, एज अ मुल्क हमने कुछ सीखा है, कुछ बेहतरी की जानिब हम गए हैं? देखिए मारिया, आज इंतहाई दुख और अफसोस वाला दिन है 16 दिसंबर 2014, जब हमारे मासूम बच्चों को किस तरह बेईमाना उनका कत्ल किया गया। आज 8वीं बरसी है। मैं समझता हूं कि हमने शायद अब भी कुछ नहीं सीखा। उसके फौरी बाद बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बातें की गई, लेकिन अब भी हालात जो अगर मैं आज देखूँ स्वात के और केपीके के स्पेशली अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने ना तो नेक्टा को फाल किया और ना ही वहाँ पर उस ऑपरेशन के बाद जब पाक फौज ने मैसिव किस्म का ऑपरेशन किया और जो दहशतगर्द थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका, उसको रिटेन किसने करना था? मारिया, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। पाक फौज के बाद ये काम था हमारा पुलिस का और जो लॉ इन्फोर्समेंट के सिविलियन अदारे हैं उनका काम था। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर भी सियासत की नज़र गए और जो हमारे बच्चों की मासूमों की कुर्बानियाँ थी वो और पाक फौज की जो मेहनत थी वो मैं समझता हूँ कि रायगा गई। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर राइट महमूद शाह साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे पहले भी सवाल ये करी थी कि दिलखराश वाकया पेश तो आया, बट आप क्या समझते हैं, जैसे पाक फौज जानिब से काफ़ी ऑपरेशंस किए गए, बट ओवरऑल एज अ मुल्क हमने क्या इस वाक़े से कुछ सीखा है? मेरे ख्याल में सीखा तो बहुत कम ही है। आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेनेट और नेशनल असेंबली के दोनों ऐवानों ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। उसके ऊपर अभी तक जो है पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो सीरियसनेस है हमारे यहाँ इस मसले का। मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। 20 पॉइंट्स एजेंडा था। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं भी यही जिक्र कर रहा था कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता तो आज केपी के स्वात में जो अस्करियत पसंद है वो फिर सर ना उठाते, क्योंकि पाक फौज ने जो कुछ ऑपरेशन किया है उसको बाद में रिटेन करना पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट के सिविलियन इदारे हैं उनका काम था। लेकिन हमारे सियासतदान अपनी सियासी कश्मकश में रहे और हालात फिर उधर खराब होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो हमारा वाकया उससे पहले ढाका का सुकूत ढाका है वो भी हमारी सियासत की वजह से जो है हमारा मुख 2 लाख हो गया और हमने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। उस वक्त भी कुछ हमारे सियासतदान जो बहुत पॉपुलर होने का वो उनको ज़हन था और वो कहते आप उधर और हम इधर और जो कोई जाएगा उसके टांगे तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, ये सारे वाकयात हुए हैं। तो क्या हमने उनसे सियासी तौर पे कोई सबक सीखा है? और जो कुछ आज हम कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सलामती को खतरे में डालकर
बिल्कुल। इस मुल्क की मईशत को खतरे में डालकर, और हम जो है अपनी सियासत कर रहे हैं बिल्कुल। और हम इस वहम में है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और लोग हाँ हाँ करेंगे, तालियां बजाएंगे। इस मुल्क में जो सीरियस सोचने वाले हैं उनकी आवाज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी आवाज ना होने की वजह से ये जो आम लोग हैं जो ताली बजाने वाले हैं, ये इस मुल्क को खतरनाक हद तक बिल्कुल लेके ऐसा ही जा- है सर। पॉइंट टेकन। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। दुनिया में जो मुल्क होते हैं, जब उनके ऊपर इस तरह के वाकयात आते हैं तो उनसे सबक सीखते हैं, ना कि उल्टा पोलराइजेशन को बढ़ा दिया जाता है। वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।